नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास ऐतिहासिक श्रृंखला में, जहां हम आपको ले चलेंगे भारत के एक महान योद्धा, एक अडिग सम्राट और अंतिम स्वतंत्र हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की जीवनगाथा की गहराइयों में। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि शौर्य, बलिदान और स्वाभिमान की वह गाथा है जिसने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इस वीडियो में हम आपको पृथ्वीराज चौहान के जन्म से लेकर उनके महान युद्धों, शासनकाल, मोहम्मद गौरी से संघर्ष और उनके अद्भुत विरासत की पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। तो आइए आरंभ करते हैं यह ऐतिहासिक यात्रा। परिचय। पृथ्वीराज चौहान भारत के मध्यकालीन इतिहास के एक प्रमुख राजा थे। वे चौहान वंश के राजा थे और अजमेर तथा दिल्ली के शासक थे। पृथ्वीराज चौहान का नाम भारत के वीर योद्धाओं में लिया जाता है। वे अपने शौर्य, पराक्रम और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जीवन 12वीं शताब्दी में घटित हुआ था। यह वह समय था जब भारत पर मुस्लिम आक्रमण शुरू हो चुके थे और देश का राजनीतिक ढांचा बिखर रहा था। वंश परिचय। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश से थे, जिसे चहमान वंश भी कहा जाता है। यह वंश राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में शासन करता था। यह वंश राजपूतों का एक प्रमुख वंश था और इसके कई राजा युद्धकला में निपुण थे। चौहान वंश की राजधानी शुरू में अजमेर थी। बाद में पृथ्वीराज ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म। पृथ्वीराज का जन्म संवत 1215 लगभग 1168 ईस्वी में राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूर देवी के घर हुआ था। उनका जन्म स्थान अजमेर था। उनके पिता सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा थे। पृथ्वीराज बचपन से ही तेजस्वी, पराक्रमी और बुद्धिमान थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही युद्ध विद्या, राजनीति और साहित्य में पारंगतता प्राप्त कर ली थी। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। पृथ्वीराज की शिक्षा का प्रबंध बहुत अच्छे ढंग से किया गया था। उन्हें युद्धकला, धनुर्विद्या, तलवारबाजी, घुड़सवारी और शास्त्रों की शिक्षा दी गई थी। उनके गुरु का नाम वाग्भट्ट था। पृथ्वीराज को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। इतिहासकारों का मानना है कि वे एक कुशल कवि भी थे। उन्होंने कुछ रचनाएं भी लिखी थीं, हालांकि इनका प्रमाण स्पष्ट नहीं है। राजगद्दी पर आरूढ़ होना। जब पृथ्वीराज लगभग 11 वर्ष के थे, तब उनके पिता सोमेश्वर की मृत्यु हो गई। इसके बाद पृथ्वीराज को बहुत कम उम्र में ही अजमेर की गद्दी पर बैठना पड़ा। उनकी मां और दरबारी मंत्रियों ने शासन का संचालन प्रारंभ में किया। धीरे धीरे पृथ्वीराज ने शासन की जिम्मेदारी संभाली और उन्होंने कई निर्णय स्वयं लेने शुरू किए। उनके शासन में राज्य की स्थिति सुधरने लगी और सेना को संगठित किया गया। प्रारंभिक युद्ध और विस्तार। पृथ्वीराज ने अपने शासनकाल की शुरुआत में ही कई छोटे राज्यों को पराजित किया। उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित की। उनका प्रमुख उद्देश्य था कि उत्तर भारत में चौहान वंश का प्रभुत्व स्थापित हो। उन्होंने रणथंभौर, नागौर, मेरठ और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में विजय प्राप्त की। दिल्ली पर अधिकार। दिल्ली उस समय एक महत्वपूर्ण राज्य था। पृथ्वीराज ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और इसे अपने राज्य में मिला लिया। इससे उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। दिल्ली पर अधिकार के बाद पृथ्वीराज ने अपने को दिल्ली और अजमेर का राजा घोषित किया। जयचंद और कन्नौज। भारत के उस समय दो बड़े हिंदू राजा थे, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर और जयचंद कन्नौज। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। यह प्रतिस्पर्धा आगे चलकर भारत के इतिहास में बहुत प्रभावी साबित हुई। जयचंद ने पृथ्वीराज को अपने शत्रु के रूप में देखा और उनके विरुद्ध षड्यंत्र भी रचा। संयोगिता का प्रसंग, तथ्यात्मक रूप।
जयचंद की पुत्री संयोगिता अपने रूप और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। पृथ्वीराज और संयोगिता एक दूसरे को पसंद करते थे। जब जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया, तब उसने पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। इसके बाद पृथ्वीराज स्वयंवर में गुप्त रूप से पहुंचे और संयोगिता को साथ लेकर दिल्ली लौट आए। यह प्रसंग ऐतिहासिक कम और किंवदंती अधिक माना जाता है, लेकिन यह उनके जीवन का एक प्रसिद्ध भाग है। मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण। पृथ्वीराज के शासनकाल में भारत पर एक नया खतरा मंडराने लगा। यह था अफगान शासक मोहम्मद गौरी का आक्रमण। गौरी ने भारत तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी ने फिर से भारत पर आक्रमण किया। इस बार उसने बेहतर योजना के साथ आक्रमण किया। जयचंद ने गौरी का साथ दिया और पृथ्वीराज को कोई सहायता नहीं दी। तराइन का दूसरा युद्ध भी तराइन के मैदान में हुआ। इस बार पृथ्वीराज की सेना को हार का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और उसे गौरी के साथ गजनी ले जाया गया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 विस्तृत विवरण। तराइन का दूसरा युद्ध भारत के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। पहले युद्ध की हार के बाद गौरी ने एक बार फिर बड़ी तैयारी के साथ हमला किया। गौरी की रणनीति इस बार बहुत बेहतर थी। उसने अपनी सेना को कई भागों में बांटा और युद्ध क्षेत्र में छलपूर्वक आक्रमण किया। दूसरी ओर पृथ्वीराज ने पहले की तरह सीधा युद्ध किया। पृथ्वीराज की सेना वीर थी, लेकिन रणनीति की दृष्टि से पिछड़ गई। इसके साथ ही उन्हें किसी भी अन्य हिंदू राजा की ओर से कोई सहायता नहीं मिली। खासकर जयचंद ने पृथ्वीराज की कोई मदद नहीं की। परिणामस्वरूप पृथ्वीराज की सेना को भारी नुकसान हुआ और उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज की गिरफ्तारी और गजनी ले जाना। तराइन की हार के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इस संकेत के अनुसार पृथ्वीराज ने दिशा तय की और गौरी पर तीर चला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि यह प्रसंग अत्यंत प्रसिद्ध है, लेकिन इसे ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं माना गया है। पृथ्वीराज का अंत। चंदबरदाई और पृथ्वीराज गौरी की हत्या के बाद स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुछ संस्करणों में कहा गया कि उन्होंने आत्महत्या की, कुछ में कहा गया कि उन्हें मार दिया गया। इतिहासकारों का मत है कि पृथ्वीराज की मृत्यु तराइन के युद्ध के तुरंत बाद या गजनी में कुछ समय पश्चात हुई। उनकी मृत्यु का स्थान स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि भारत एक शक्तिशाली राजा को खो चुका था। पृथ्वीराज रासो और साहित्यिक दृष्टिकोण। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई द्वारा रचित एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन की अनेक घटनाओं का वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ वीर रस से भरपूर है और इसमें देशभक्ति, प्रेम, युद्ध और बलिदान की अनेक कथाएं हैं। हालांकि आधुनिक इतिहासकार इसे पूरी तरह ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं मानते। वे इसे एक आधारभूत ग्रंथ मानते हैं जो लोक कथाओं से भरा है। पृथ्वीराज के उत्तराधिकारी और चौहान वंश की स्थिति। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद उनके पुत्र गोविंदराज को गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन वह गौरी का अधीनस्थ बनकर ही शासन कर पाए। दिल्ली और अजमेर पर मुस्लिम नियंत्रण हो गया। इस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव मजबूत हुई और धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत का गठन हुआ। चौहान वंश ने कुछ समय तक राजस्थान के अन्य भागों में शासन जारी रखा, लेकिन उनका प्रभाव कम हो गया। भारत पर प्रभाव। तराइन के युद्धों और पृथ्वीराज की पराजय के दूरगामी परिणाम हुए।
दिल्ली पर मुस्लिम शासन की शुरुआत गौरी की विजय ने दिल्ली में मुस्लिम शासन का मार्ग प्रशस्त किया। उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति का विघटन पृथ्वीराज की पराजय से हिंदू राजाओं की एकता की कमी उजागर हुई। दिल्ली सल्तनत का उदय कुछ वर्षों बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। राजपूत शक्ति का ह्रास, चौहान, तोमर, गहलोत जैसे राजपूत वंशों का प्रभाव कम होने लगा। पृथ्वीराज की स्मृति और ऐतिहासिक महत्व। पृथ्वीराज चौहान आज भी भारत में एक वीर और गौरवशाली राजा के रूप में याद किए जाते हैं। उन्होंने कठिन समय में अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा की कोशिश की। उनकी गाथा राजस्थान, उत्तर भारत और हिंदी साहित्य में सम्मान के साथ सुनाई जाती है। वे भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राटों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का सामना सीधे युद्ध में किया। चौहान वंश का उदय और विस्तार। चौहान वंश का इतिहास 6वीं शताब्दी से शुरू होता है। यह वंश शुरू में एक छोटे क्षेत्र में शासन करता था, लेकिन समय के साथ इसका विस्तार हुआ। प्रारंभिक राजधानी। चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी शाकंभरी, सांभर थी। बाद में राजधानी को अजमेर में स्थानांतरित किया गया। प्रमुख शासक। विग्रहराज चतुर्थ संस्कृत विद्वान और एक कुशल शासक थे। अर्णोराज पृथ्वीराज के दादा। सोमेश्वर पृथ्वीराज के पिता, जिन्होंने अजमेर पर शासन किया। पृथ्वीराज के प्रमुख युद्ध। 1. युद्ध दिल्ली पर अधिकार। तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने दिल्ली पर शासन किया था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी पृथ्वीराज से कर दी और दिल्ली पृथ्वीराज को सौंप दी। 2. युद्ध रणथंभौर के विरुद्ध। रणथंभौर का राजा पृथ्वीराज की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था। पृथ्वीराज ने रणथंभौर पर हमला किया और उसे अपने अधीन किया। युद्ध गढ़वाल के राजा जयचंद के विरुद्ध। कोई सीधा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन वैमनस्य गहरा था। राजनीतिक विरोध और स्वार्थ ने पृथ्वीराज को कमजोर कर दिया। 4. युद्ध मुहम्मद गौरी से 1191 और 1192 उदास स्माइली। 2 युद्ध हुए, पहला में विजय, दूसरा में पराजय। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन। सकारात्मक पहलू। वीरता और साहस का प्रतीक। युद्ध में व्यक्तिगत नेतृत्व। सांस्कृतिक संरक्षण। नकारात्मक पहलू। राजनीतिक चातुर्य की कमी। समकालीन राजाओं से वैमनस्य। छल की रणनीति को न अपनाना। पृथ्वीराज चौहान की पूरी जीवनगाथा पर आधारित है, जिसमें उनके बचपन, युवावस्था, सैन्य रणनीतियां, मोहम्मद गौरी से दोनों तराइन युद्ध, दिल्ली और अजमेर का शासन, राज्य की राजनीतिक स्थिति, उनकी वीरता, बंदी बनाए जाने की घटनाएं, चंदबरदाई की भूमिका और उनकी मृत्यु के बाद की विरासत का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें राजपूत संस्कृति, पृथ्वीराज रासो और आधुनिक भारत में उनकी स्मृति से जुड़े सभी पहलुओं को तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी इतिहास के पन्नों से सीधी आपके दिल तक पहुंचने वाली गाथा है। तो दोस्तों, यह थी वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की संपूर्ण गाथा, एक ऐसा योद्धा जिसने अपने आत्मसम्मान और देश के गौरव की रक्षा के लिए प्राण तक न्योछावर कर दिए। अगर आपको यह श्रृंखला ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक यात्रा पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।